नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। द क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रविशंकर कुमार और आज हम लोग एक नए सीरीज के साथ उपस्थित हैं। पिछले 6-7 महीनों से हम लोग एक दूसरे से मुखातिब नहीं थे क्योंकि कुछ निजी जीवन में समस्याएं आ गई थी। तो हालांकि समस्या ख़त्म हो गई है, तो हम लोग अब फिर से नए सिरे से बात करेंगे। वो है ना, एक शायरी की भूल के सारे सिकवे गिले, मैं फिर से वापस आया हूँ। अब गांव छोड़कर देखो अपना शहर बसाने आया हूँ। तो फिर से शहर बसेगा। तो हम लोग इस सीरीज में बात करेंगे ज्योग्राफी के PYQ। तो जनवरी में नेट JRF का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसी में जो ज्योग्राफी के PYQ हैं, जो पूछे गए क्वेश्चन है, मैंने PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ताकि जब हम लोग ज्योग्राफी का किताब पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, तो उसमें कौन से टॉपिक पर हमको ज़्यादा जोर देना है, किसको ऐसे ही जाना देना है, वो PYQ को सॉल्व करने से ही मालूम चलेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग PYQ को सॉल्व कर रहे हैं। टोटल पेपर फर्स्ट में, पेपर सेकेंड में जो ज्योग्राफी का पेपर होता है उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें से हम लोग को 70 से 80 क्वेश्चन टारगेट करना है कि इतना से इतना करने का है, क्योंकि 10 से 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको पल्ले भी नहीं पड़ेगा कि कहाँ से पूछा गया है। तो हम लोग को टारगेट करना है कि 70 से 80 क्वेश्चन, बाकी पेपर फर्स्ट से कंप्लीट करना है। तो 70 से 80 क्वेश्चन में भी कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि जो आपको क्या है, फैक्चुअल है, जो याद रहेंगे तो बन जाएंगे। बाकी कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें कॉमन सेंस की आवश्यकता पड़ती है, और कॉमन सेंस एक दिन में आने वाली है नहीं, तो वो आएगी धीरे धीरे बिल्डअप करना पड़ेगा। तो हम लोग जिस क्वेश्चन में कॉमन सेंस लगाने की तकनीक आएगी उसको हम बताऊंगा कि किसमें कॉमन सेंस लगेगा, किसको फैक्चुअल करना है। तो आप मेरे साथ धीरे धीरे कैसे कॉमन सेंस से क्वेश्चन बनेगा सीख सकते हैं। तो आइए ज़्यादा बातें ना करके हम लोग सीधे प्रश्न पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, दिसंबर 2020 और जून 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर का, उसी को हम लोग नंबर वाइज से 1 नंबर से लेकर 100 नंबर तक क्वेश्चन धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। और अमूमन एक वीडियो में मेरा 10 क्वेश्चन ही रहेगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विस्तृत रूप से समुद्री सतह द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। अवशोषित का मतलब समझते हैं, ऑब्जर्व कर लेना, जिसको सोख लेना होता है। तो समुद्री सतह जो अवशोषित कर ली जाती है उसको बोलते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन, मतलब दीर्घ तरंग की विकिरण। अब लॉन्ग वेव रेडिएशन क्या होता है कि यहाँ देखिए, ये सूर्य है, सूर्य से जो ऊर्जा आती है धरती पे उसको बोलते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन। क्या बोलते हैं? शॉर्ट वेव रेडिएशन बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं लघु तरंग। ठीक है, और जो पृथ्वी से टकरा करके फिर आसमान में चल जाती है, फिर वायुमंडल में चल जाती है, उसको बोलते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन। तो इसी लॉन्ग वेव रेडिएशन को जब समुद्र अवशोषित कर लेता है, ठीक है, तो उसी की बात बता रही हैं। तो कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विस्तृत रूप से समुद्री सतह द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। तो दीर्घ तरंग विकिरण, जिसको समुद्री सतह द्वारा इसको अवशोषित कर ली जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको C आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है, एक रूप में है असर्शन और रीजन। इसको पढ़ना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि भारत के राज्यों में मध्य प्रदेश ने जनगणना 2011 में अनुसूचित जनजाति की जनगणना के उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया है। उच्चतम प्रतिशत की बात कर रही है। तो मध्य प्रदेश में अधिकतम जनजातीय जनसंख्या है, प्रतिशत में नहीं, संख्या में है। ठीक है, तो इसलिए यह गलत हो जाता है। तो ये हमारा गलत है। ठीक, मध्य प्रदेश भारत के मध्य भाग में स्थित है और इसके बड़े क्षेत्र में जंगल है तथा सड़क से संपर्क तथा पहुँच बहुत कम है। बिल्कुल सही है कि बहुत बड़े क्षेत्र में जंगल है और सड़क से संपर्क तथा पहुँच बहुत कम है। तो यहाँ पे देखिए, पहला ऑप्शन दिया है A और R दोनों सही है, बल्कि E नहीं होगा। हमको देखना है कि A सही है और B गलत है। ठीक है, तो A सही है
लेकिन आर सही नहीं है। ए सही नहीं है लेकिन आर सही है, ठीक है। तो यही होगा, ए सही नहीं है क्योंकि ये गलत है और आर सही है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इसी तरह से कॉमन सेंस के, क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत में दिया है, उच्चतम प्रतिशत नहीं है बल्कि जनसंख्या में अधिक है, माने शेड्यूल ट्राइब्स की जो जनसंख्या है मध्य प्रदेश में अधिक है, लेकिन प्रतिशत में सबसे ज़्यादा कहाँ है, मिजोरम में है। कहाँ है, मिजोरम में है, ठीक है। और जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो याद रखिए कि मिजोरम में प्रतिशत में, उच्चतम प्रतिशत में मिजोरम में है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि अप्रदूषित वर्षा जल के पीएच मान किसके बीच होता है, याद करने वाले विषय है। प्रदूषित नहीं पूछ रहा है बल्कि अप्रदूषित पूछ रहा है, तो इसलिए याद रखिएगा ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पी, pH 5 से pH 6 क्या है, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। भारत में जीवमंडलीय अरण्यों की राज्य या संशासित क्षेत्र वाली स्थिति, बायोस्फीयर रिजर्व की बात बता रही है। भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जाकर इसको रट्टा मारिए, नेट से डालिए, या इन्वायरमेंट की जो किताब है या एनसीईआरटी में भी है, उसको यहाँ से देखिए, नोट कीजिए, याद कर लीजिए। तो याद करने वाला विषय है। तो नोकरेक, मेघालय में नोकरेक है, बात सही है। जम्मू और कश्मीर स्थित मरुस्थल गलत है, बल्कि हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक। सिमलीपाल उड़ीसा में है, सही है। तमिलनाडु में सिंहाचलम, तमिलनाडु में नहीं है बल्कि आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। तो हमारा ई सही है और सी सही है, बाकी दो गलत है। तो हमको देखना है ए और सी कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया, सिंपल है। अगर पृथ्वी सारी आपतित ऊर्जा को, इंसिडेंट एनर्जी, सारी आपतित ऊर्जा को अवशोषित कर ले, ऑब्जर्व कर लो, तब क्या होगा, इसमें होगा आंसर, इसका हो जाएगा कांस्टेंट हीटिंग होगा। यदि पृथ्वी सारी ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर ले, ऑब्जर्व कर ले, तो स्थिर तापमान, कांस्टेंट हीटिंग अप होगा, माने स्थिर तापमान होगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विविधता में एकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने दिया था। ये ज्योग्राफी ऑफ थॉट का क्वेश्चन है, आप जाके देखिए, इसके लिए किताब आती है क्रॉनिकल की, उसमें पूरा तरह दिया हुआ है। इसका हो जाएगा 6 के सी, हाँ, ठीक है। समुद्री जल के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, समुद्री जल के विषय में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य है। तो समुद्री जल का घनत्व तापमान, दबाव और लवणता पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है। सविंदर की किताब से मैं पढ़ता हूँ, तो देखिए कि महासागरीय जल का घनत्व किसी न किसी रूप में निम्न 3 कारकों से संबंधित है, तापमान से, दबाव से और लवणता से, और इसमें भी दिया है। तो पहला कथन इसमें दिया हुआ है, तो पहला कथन सही है। घनत्व पर जल की अभिसारिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, गलत है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, गलत बात है, प्रभाव पड़ता है। अब कन्वर्जेंस क्या होता है, कन्वर्जेंस मतलब कि इधर से कोई जल राशि है और इधर की कोई जल राशि है, अब इन दोनों का मिलन हो, अब दोनों का मिलन हो इसमें, ठीक है, दोनों का इसमें अगर मिलन हो, ठीक है, तो जल के घनत्व पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो घनत्व होता है, घनत्व और तापमान में विपरीत संबंध होता है। यदि तापमान कम है तो घनत्व वहाँ पे ज़्यादा होगा, यदि तापमान ज़्यादा है तो घनत्व वहाँ पे कम होगा। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे गर्म जल राशि है, यहाँ पे ठंडी जल राशि है, अब दोनों दूसरे से मिलती है तो घनत्व पर तो प्रभाव पड़ेगा ही। तो यहाँ पे कह रहा है कि घनत्व पर जल की अभिसारिता का प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि गलत बात है, पड़ता है प्रभाव, इसलिए बी हमारा गलती हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखिए बी इसमें है, इसलिए हमारा ऑप्शन ई खत्म हो जाएगा, और देखिए बी नहीं ना है, चलिए हमारा ए सही है, तो ए हमारा इसमें नहीं है, तो यह भी खत्म हो जाएगा, बच गया ए और बी में। अब तापमान के बढ़ने घटने से जल के ऊष्मीय विस्तार में परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही है। तापमान तथा घनत्व में सामान्यतः विलोम संबंध होता है, बिल्कुल सही है। अधिक तापमान होने पर कम घनत्व और कम तापमान होने पर अधिक घनत्व होता है, वही कह रहा है कि तापमान में घटने बढ़ने पर जल के ऊष्मीय विस्तार परिवर्तन होता है, बिल्कुल होता है। तो ए और सी सही है, डी होगा नहीं।
और मध्य अक्षांशों में अत्यधिक वर्षण के कारण घनत्व अधिक होता है। घनत्व अधिक नहीं होता है बल्कि कम होता है। क्यों कम होता है? मध्य अक्षांशों में क्या होता है कि तापमान कम पाया जाता है। जब तापमान कम होगा वहाँ पे तो वहाँ पे घनत्व ज़्यादा होता है। जब वर्षा होती है तो तापमान को वो बढ़ा देता है। जब तापमान बढ़ा जाएगा तो घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए यह क्वेश्चन गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ए और सी सही आंसर है और यह बी में दिया है, इसलिए हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। सिंपल सा है। तो ये सब क्या है, जब तक कॉमन सेंस आपको पता नहीं रहेगा तब तक ये आपसे बनने वाला नहीं है। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना संबंध नहीं है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात कर रहे हैं हम लोग, ट्रॉपिकल साइक्लोन की। ठीक है, तो संबंध नहीं है, गलत कथन पहचानना है। तो आई वाल जो चक्रवात होता है उसमें आई वाल होती है, आँख चक्रवात की आँख होती है, तो यह भी सही है। सर्पिल पट्टी मतलब स्पाइरल, जैसे स्पाइरल मतलब ऐसे, ठीक। एनुअल ब्रांड्स मतलब वलयाकार, वलयाकार मतलब ऐसे, यह भी चक्रवात ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है। एक मान मतलब ऐसे नहीं होता है, इसलिए हमारा डी आंसर होगा। क्योंकि नहीं पूछ रहा है तो यही गलत है, इसलिए यही हो जाएगा आंसर। गलत मतलब ये गलत कथन को चुनना है ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। अब है क्वेश्चन नंबर 9, मिलान करना है। प्रोसेस है और मानदंड दिया है। फोटोस्फीयर मतलब जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश मंडल, माउंटर न्यूनतम, ठीक है, ABC पोलेन। तो परागकण का हो जाएगा आपका, देख लीजिए सबसे पहले जो हमको आता है पहले इसको करते हैं। तो डी आपका हो जाएगा परागकण का, परागकण एवं बीजाणुओं का अध्ययन। तो डी का हो जाएगा आपको 3, डी का आपको हो जाएगा डी का हो जाएगा 3। तो ए खत्म हो गया, यह भी खत्म हो जाएगा, बच गया बी और सी में। तो डी का 3 हो गया। अब ABC मतलब प्रदूषकों की सतहों का बनना। तब बी का आपका क्या हो जाएगा, नहीं सी का आपका हो जाएगा 4, तो डी का 3, सी का 4। अब आइए देखते हैं माउंटर न्यूनतम। माउंटर न्यूनतम जो संबंधित है वह सौर कलम संबंधित है। तो बी का 1 हो जाएगा, तो बी का 1 हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक, तो परागकण का ये हो जाएगा। ABC का हो जाएगा आपको ए वाला, इसका ए हो जाएगा, प्रकाश मंडल का हो जाएगा आपको दूसरा। ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है। अब हम लोग बात करते हैं 10। अभी कहाँ से क्वेश्चन उठा कर दिया है मुझे भी पता नहीं है, मैं भी अब पहली बार देख रहा हूँ क्वेश्चन। तो इस तरह क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं आपको, पर कुछ शब्द दे देंगे और उसका जो डिफिनेशन है दे दिया जाएगा, और ये कहीं किसी किताब में मिलेगा नहीं आपको, जो हम लोग जो पढ़ते हैं उस किताब में मिलेगा नहीं। तो इस सब क्वेश्चन को कैसे बनाना है, तो इस सब के लिए हम लोगों को लगेगा कॉमन सेंस, कॉमन सेंस लगेगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं कल्चर की। कल्चर होता क्या है, कल्चर क्या है? कल्चर से पहले हम एक उदाहरण समझते हैं। उदाहरण का मतलब कि आप कहीं भी जाते हैं, कल्चर कहीं भी जाते हैं तो अपने संस्कार को व्यक्त करते हैं। या आपके घर पे कोई अतिथि आता है या आप कहीं किसी के घर पे जाते हैं, तो आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, आप अपने माता पिता को रिप्रेजेंट करते हैं। और आप जो जाते हैं तो आप जिसके साथ जैसा व्यवहार करते हैं वो व्यवहार आपको कहाँ से मिला हुआ है, आपको समाज से मिला हुआ है, अपने माता पिता से मिला हुआ है। तो बिहेवियरल पैटर्न की बात करते हैं तो बहुत सारे संस्कार मिल करके, आम भाषा में समझा जाए साधारण भाषा में, तो बहुत सारे संस्कार अगर मिल रहे हैं तो एक तरह का संस्कृति का वो निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि बिहेवियर पैटर्न मतलब जो व्यवहार की बात करते हैं। तो इसमें देखिए व्यवहार शब्द कहाँ पे दिया हुआ है, तो विशिष्ट व्यवहार संबंधी प्रतिरूप समझ और समूह का अनुकूलन। विशिष्ट व्यवहार बिहेवियरल पैटर्न की बात करते हैं। जैसे कोई हमारी जो संस्कृति होती है, सब लोग छठ पूजा मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, या छठ पूजा मनाते हैं, तो उसका भी एक पैटर्न होता है। हम लोग जो श्री सुप्ता होता है उस पर घी से बना हुआ जो होता है वो चढ़ाते हैं। तो सबसे पहले होता है नहा खाए होता है,
फिर खरना होता है जिसमें घी पर बनता है वो चावल और मतलब मीठा का वो बनता है। तो क्या एक पैटर्न है, ये नहीं कि हाँ पहले पढ़ना हो जाए फिर खरना हो जाए, नहीं, एक सिस्टम से चलता है चीज़ें। तो बिहेवियरल पैटर्न की बात करते हैं। कल्चर मतलब स्पेशलाइज्ड बिहेवियर पैटर्न अंडरस्टैंडिंग एंड एडेप्टेशन ऑफ ए ग्रुप, विशिष्ट व्यवहार संबंधी प्रतिरूप, समझ और समूह का अनुकूलन। तो ए का हो जाएगा 3 नंबर। तो ए का कौन हो जाएगा 3, याद रखना है। तो ए का 3 ए में भी दिया है, बी में दिया है, तो ई नहीं होगा, ख़त्म करो। अब देखिए, अब बात करते हैं कल्चरल कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल भी होता है, मिश्रण भी होता है। मिश्रण की बात बोलते हैं। मिश्रण जब बहुत सारा कल्चर आपस में मिल जाए, बहुत सारा संस्कृति आपस में मिल जाए, मिश्रण तो जटिल हो जाता है। तो मतलब बहुत सारा जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो सांस्कृतिक गुणों से कार्यात्मक रूप से अंतर संबंधित हो। कल्चरल ट्रेट्स दैट आर फंक्शनली इंटर रिलेटेड, माने एक दूसरे से संबंधित हो। मिश्रण में भी क्या होता है कि बहुत से शरबत का घोल बनाते हैं तो चीनी डालते हैं, नींबू डालते हैं, पानी डालते हैं, घोल होता है। उसी तरह संस्कृति का घोल हो, ठीक है। तो सांस्कृतिक गुणों का जो कार्यात्मक रूप से अंतर संबंधित हो। तब बी का क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तब बी का आपका 1 हो जाएगा। तो आंसर से देखिए, ए का 3, बी का 1, बाकी किसी में नहीं दिया हुआ था, हमारा आंसर हो जाएगा ई। सी का हो जाएगा 2। सांस्कृतिक क्षेत्र वह क्षेत्र जो विशिष्ट विशेषताओं में आसपास के क्षेत्रों से अलग है। बिल्कुल, प्रत्येक जगह का जो भाषा है, क्षेत्र है, सब अलग अलग है। जैसे हम उत्तरभागा में जाते हैं, कहाँ जाइए है की कर रही है, तो वहाँ का भाषा अलग हो जाता है। वही दिल्ली में आते हैं तो तूतरावा चलता है, चलोगे जाओगे खाओगे पियोगे। आइए हम लोग बिहार में आते हैं तो कहते हैं चलिएगा जाइएगा खाइएगा पीजिएगा, भाषा बदल जाता है ना। तो वही है, वह क्षेत्र जो विशिष्ट विशेषताओं में आसपास के क्षेत्रों से अलग हो, तो ये हो जाएगा। बाकी जो बच गए मिला दो इसको यहाँ से। डी का 4, सांस्कृतिक एकीकरण, समाज शास्त्रीय प्रौद्योगिकीय सैद्धांतिक उप प्रजालियों का अंतःपरार्थ प्रकृति, इंटरलॉकिंग नेचर ऑफ द सोशियोलॉजिकल टेक्नोलॉजिकल एंड आइडियोलॉजिकल सब सिस्टम। आई होप आपको समझ में आया होगा। और देखिए एक क्वेश्चन देखिए, आपको शुरुआत में लगा होगा कि कैसे बनेगा ये, तो जो कॉमन सेंस है आराम से बन गया। एक हमको पता है, दूसरा ऑटोमेटिक क्वेश्चन बन गया, सबको याद हमारी ज़रूरत हो रही है। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए द क्लासरूम।